कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। अब कौन है बंगाल का गवर्नर? ये सिर्फ बंगाल का गवर्नर है ना। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल का सिर्फ गवर्नर है। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 और 1765 से 1767। इसने बंगाल में डायरकी द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, शहरी सैनिक संरक्षण, विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने ये बंगाल का था ना, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए रजा शिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर जनरल बरेलास्ट, कार्टियर और वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, अब देखते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हुआ। इसमें बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले गवर्नर बोलते थे, पहले बंगाल का सिर्फ गवर्नर बोलते थे, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। मद्रास और बंबई के गवर्नर को इसके अंडर में कर दिया गया। इस प्रकार कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 तक हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 में कंपनी में एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। इसी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष और बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, अब आया वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785। इसने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा के कलकत्ता ले गया। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए एवं विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे प्रथम मदरसा स्थापित हुआ। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस चार्ल्स को वॉरेन हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ये पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का ना, वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 के बीच में। तो क्या हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करा दी। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। देख रहे, हेस्टिंग्स के टाइम पे हिक्की ने 1780 में पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित किया। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता था। मुख्य न्यायाधीश इसका इसी कलकत्ता उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का जो चीफ जस्टिस था उसका नाम था एलिजा इम्पे, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी दिलवा दिया। बहुत सही। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, पहला अंग्रेज और मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में हुआ और दूसरा अंग्रेज और मैसूर युद्ध, ये मैसूर है ना, वो मराठा है। पहला अंग्रेज मराठा युद्ध 1785 से 1782 में, पहला अंग्रेज मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में चला और दूसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध 1780 से 1784 वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही लड़ा गया। पहला अंग्रेज मराठा युद्ध 1775 में सलाबाई की संधि 1782 के तहत खत्म हुआ एवं दूसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध, मैसूर कर्नाटक वाला, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784 के द्वारा खत्म हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही पारित हुआ। इसी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स ने लगान के हिसाब की देखभाल के लिए भारतीय अधिकारी रायन को नियुक्त किया। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजवल्लभ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड गया तो वहां पर बर्क नाम है इसका, तो वहां पर बर्क उसके ऊपर, मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग लगा दिया। 1795 में इसे वॉरेन हेस्टिंग्स को आरोप से मुक्त कर दिया गया। अरे भाई, गवर्नर जनरल था, इसे थोड़ा फंस जाएगा। 1786 में वॉरेन हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया। एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगों के कागज की देखभाल करना था। इस पद पर नियुक्त प्रथम व्यक्ति जेम्स ग्रांट थे। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। इसके बाद गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल सर जॉन मैकफर्सन। गवर्नर जनरल सर, ये बंगाल के है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉन मैकफर्सन, ये 1785 से 1786 के बीच में रहे। ये एक अस्थायी गवर्नर थे, नॉन परमानेंट गवर्नर जनरल थे सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 1786 में। ठीक है, इनके बाद है लॉर्ड गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये 1786 से 1793 के बीच में थे गवर्नर जनरल और फिर एक बार 1805 में बने।
ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में दे दिए गए। कॉर्नवालिस ने सन 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, जो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। मतलब ये जमींदार पुलिस बन गए थे, इसको खत्म कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों को के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की पद्धति लागू की, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% भाग 10/11 कंपनी को तथा 10% या फिर 1/11 पार्ट अपने पास रखना था। अब ये लोग 10% अपने पास रखेंगे तो ज्यादा पे लेंगे, है ना, गरीब लोगों से। तो परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर ने बनाई थी। इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की यह स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे, ज्यादा पे लेंगे। और कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है, नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सर जॉन शोर ये 1793 से 1798 के बीच में थे। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसके बाद आए गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। ये 1798 से 1805 के बीच में गवर्नर जनरल थे बंगाल के। इसने सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि स्टार्ट की। सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुबले ने पहले ही कर दिया था। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य सबसे पहला था हैदराबाद 1798 में, फिर उसके बाद मैसूर 1799 में, और सबसे लास्ट में सिंधिया 1804 में। ठीक है। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। टीपू सुल्तान चौथे अंग्रेज मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया। इसी ने, मतलब टीपू सुल्तान ने सन 1700 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा ये कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया था, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारी को 2 वर्ष का 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। लॉर्ड वेलेजली खुदाई को बंगाल का शेर बोलता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। अब आया लॉर्ड वेलेजली के बाद सर जॉर्ज वार्लो। ये 1805 से 1807 के बीच में था। 1806 में वेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह। सर जॉर्ज वार्लो, गवर्नर जनरल सर जॉर्ज वार्लो के समय की महत्वपूर्ण घटना है। जॉर्ज वार्लो वेल्लोर सिपाही विद्रोह। ठीक है। सर जॉर्ज वार्लो बंगाल का गवर्नर जनरल सर जॉर्ज वार्लो के टाइम पे वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। ठीक है। फिर इसके बाद आया लॉर्ड मिंटो प्रथम। ये लॉर्ड मिंटो प्रथम है, 1807 से 1813 के बीच में था। इसके लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम पे रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई। इसकी मध्यस्थता किया था चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है। और लॉर्ड मिंटो के समय में ही चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ था। फिर इसके बाद आया लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये सिर्फ हेस्टिंग्स है। लॉर्ड हेस्टिंग्स वो वाला था जो 1774 से 1785 के बीच में था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये वाला आया लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 के बाद आया लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये 1813 से 1823 के बीच में रहा। लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे अंग्रेज और नेपाल का युद्ध 1814 से 1816 के बीच में हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा ने आत्मसमर्पण कर दिया। सन 1816 में अंग्रेज और गोरखा के बीच संगोली की संधि हुई, जिसके कारण अंग्रेज और नेपाल का युद्ध आंग्ल नेपाल युद्ध खत्म हो गया। ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच में चला। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर संगोली की संधि 1816 में अंग्रेज और गोरखा के बीच हुई, जिसके कारण अंग्रेज और नेपाल का युद्ध खत्म हो गया। ये सब लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे चल रहा है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेता वासिल मोहम्मद चीतू और करीम खान थे। पिंडारियों का दमन किया गया लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे, और पिंडारियों के प्रमुख नेता थे वासिल मोहम्मद, फिर चीतू और करीम खान। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1882 में टेनेंसी एक्ट या फिर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। ये सब वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे थे। ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे क्या हुआ, अंग्रेज और नेपाल का युद्ध 1814 से 1816 के बीच चला। नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। संगोली की संधि 1816 में अंग्रेज और गोरखा नेपाल के बीच में हुई, जिससे अंग्रेज और नेपाल का युद्ध खत्म हो गया। और इसी के समय पिंडारियों का दमन ये लॉर्ड है ना, सिर्फ लॉर्ड हेस्टिंग्स है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के नेता वासिल मोहम्मद चीतू और करीम खान थे। मराठों की शक्ति का अंतिम रूप से नष्ट
कौन किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया, ठीक है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे 1882 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। अब आया लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद आया लॉर्ड एम हर्स्ट, बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड एम हर्स्ट आया 1823 से 1828 के बीच में। पहला अंग्रेज और बर्मा युद्ध 1824 से 1826 लॉर्ड एम हर्स्ट के टाइम पे लड़ा गया। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई थी अंग्रेज और बर्मा के बीच में 1826 में, ठीक है। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पे हुआ। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पे हुआ। अब आए इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। 1803 में मद्रास का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और फिर इसी के टाइम पे, उस टाइम पे जब ये मद्रास का गवर्नर था 1803 पे, तो 1806 में माथे पर जाति चिन्ह न लगाने और कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को, अब आगे बढ़ रहे हैं ना, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे के पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर क्या हुआ? इसी के चक्कर में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा खत्म किया और कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। अकबर और मराठा भी पेशवा भी सती प्रथा बंद कराने का प्रयास किए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा खत्म किया। ठगी जो थे वो देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कब? 1835 में। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर मतलब कर्नाटक में तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। लॉर्ड विलियम, ये अलग चल रहा है यहाँ पर भी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया, ठीक है। और इसी के लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में ही भारत को भारतीयों को दिया गया सबसे ऊंचा पद सदर अमीन का होता था, जिसमें 700 रुपया पर मंथ उसकी सैलरी होती थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग एवं जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। इन लोगों को काम करवाना था, इनको एसटी से घंट मतलब नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया, ठीक है। अभी लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद आया चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836 के बीच में। ये 1 वर्ष के कार्यकाल में इसने भारतीयों में जितने भी प्रेस चलते थे उन सबको मुक्त कर दिया। इसलिए चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ के बाद आया लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 के बीच में। ये क्या था? भारत के गवर्नर जनरल हो गए, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल था। इसके टाइम का महत्वपूर्ण घटना था अंग्रेज और अफगान युद्ध, यहाँ भी अलग मचाए हैं। 1839 से 1842 के बीच में पहला अंग्रेज अफगान युद्ध हुआ लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे, ठीक है। 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई और ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी बनवाया था, ठीक है। मरम्मत कौन करवाया? कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान कर दी, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद आया लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो जो था वो 1842 से 1844 तक भारत का गवर्नर जनरल था। इसके टाइम में क्या था? पहला अंग्रेज अफगान युद्ध खत्म हुआ इसके टाइम पे, लॉर्ड एलन बरो के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के टाइम पे चला था और आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे स्टार्ट हुआ था और लॉर्ड एलन बरो के टाइम पे खत्म हुआ। फिर क्या हुआ? सिंध को अगस्त 1845 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। अभी अब तो तालिबान आ गया, जाना फिर पता चलेगा पूंछ का पूरा। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलन बरो के टाइम पे हुआ 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में हुई लॉर्ड एलन बरो के टाइम पे। लॉर्ड एलन बरो, लास्ट का पढ़ो बरो को उल्टा करो, रो रा और बा आएगा, रवि यहाँ से निकालना है ना। रविवार की छुट्टी लॉर्ड एलन बरो के टाइम पे हुई 1843 में। अब लॉर्ड एलन बरो के बाद लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 के बीच में थे। इनकी महत्वपूर्ण घटना थी पहला अंग्रेज और सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच में हुआ। इसमें अंग्रेज जीत गए। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर लॉर्ड हार्डिंग के बाद लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक। दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच में चला और पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1849 में हो गया, ठीक है। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। पहला रामनगर का युद्ध था 1848 में, अनिर्णित, कोई नहीं जीता। दूसरा चिलिया वाला युद्ध था 1849 में, ये भी अनिर्णित था, कोई नहीं जीता। तीसरा युद्ध था गुजरात नामक स्थान पर चिनाब नदी के किनारे 1849 में, जिसमें सिख हार गए, अंग्रेज जीत गए। दूसरा अंग्रेज बर्मा युद्ध 1852 में हुआ, जिससे क्या हुआ कि लोअर बर्मा और पीगू
अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। ठीक है, डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। सिक्किम को हथिया लिया तुरंत। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित, मतलब वो भूमि जो कर के दायरे से बाहर है, जिसमें लोग कर नहीं दे रहे हैं, उसको ढूंढ कर उस जागीर को पता लगा के उसको छिनाना था। ठीक है, डलहौजी का शासनकाल उसके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स व्यापकगत सिद्धांत के कारण याद किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लेता था। पहला विलय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से सतारा का हुआ सन 1848 में। ठीक है, और नागपुर का 1854 में। ठीक है, 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक सआदत खान था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित कर दिया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच नीति लागू की। उसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी स्कूल तथा लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास और बंबई में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ठीक है, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के टाइम में ही पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बंबई से ठाणे 34 किलोमीटर की पहली रेल चलाई गई। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन डलहौजी के टाइम पे हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। लॉर्ड डलहौजी ने सन 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई, टेलीफोन, है ना। और लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की गई थी, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 रखी गई। सत्येंद्र नाथ पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। सन 1922 में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर 1922 में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। 1922 से डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। अब आएगा लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 के बीच में। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का पहला वायसराय था। अब क्या, ब्रिटिश सम्राट आ गया, 1857 की क्रांति भी हो गई, इसलिए ब्रिटिश संसद आ गया बीच में, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई बीच में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 के बीच में वायसराय था, अंतिम गवर्नर जनरल, पूरे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पूरे भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ। ठीक है, और ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम की महत्वपूर्ण घटना थी 1857 की क्रांति का विद्रोह। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या था कि भारत का शासन डायरेक्ट कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को खत्म कर दिया गया और कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सन 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। भारत में सबसे पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सब लॉर्ड कैनिंग का चल रहा है 1856 से 1862 के बीच में। 1857 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही महालेखा परीक्षक पद कैग का पद, कैनिंग है ना, कैग का पद का सृजन हुआ कैनिंग के टाइम में 1857 में। स्वतंत्रता के बाद कैग कहलाया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। क्या था, 1857 में कैनिंग के टाइम में महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया और स्वतंत्रता के बाद इसी को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को खत्म कर दिया गया। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया। 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी राज्य की विलय नीति को खत्म कर दिया गया। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। किसके टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ और लॉर्ड कैनिंग के टाइम में पोर्टफोलियो प्रणाली भी 1861 में ही लागू की गई। अब लॉर्ड कैनिंग के बाद आए लॉर्ड एल्गिन आया 1862 से 1863 में। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 में ये वायसराय था भारत का, है ना। दूसरा तो ये क्या था, इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया। लॉर्ड एल्गिन ने वहाबी आंदोलन का दमन किया और 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई लॉर्ड एल्गिन की।
ठीक है। अब लॉर्ड एल्गिन के बाद आया लॉर्ड लॉरेंस, ये वायसराय था ना, तीसरा वायसराय था 1864 से 1869, 1869 तक, 1864 से 1869 तक। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। ये क्या कर रहा है भाई? 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। किसके उस टाइम पे क्या कौन था वायसराय? लॉर्ड लॉरेंस था। अफगानिस्तान के संबंध में लॉर्ड लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, वही हम लोग घुसेंगे, जिसे शानदार निष्क्रियता पैसिविटी के नाम से जाना जाता है। बोलबे ना करेगा, अफगानिस्तान वाले पेल देते हैं। और लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में उड़ीसा में 1866 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 में अकाल पड़ा। ठीक है। लॉर्ड लॉरेंस ने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। सन 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। देख ले भाई, ये आएगा 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच में पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा सर्विस शुरू की गई। अब लॉर्ड लॉरेंस के बाद आया लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मेयो ने सन 1872 में एक कृषि विभाग की भी स्थापना की। एक अफगान शेर अली अफरीदी उसका नाम था, उसने क्या किया, उसने 8 फरवरी 1872 में चाकू से लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। भारत में अंग्रेजों के समय पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी। अब लॉर्ड मेयो के बाद आया लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 से 1876 वायसराय। ठीक है, वायसराय लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 से 1876। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, इसके टाइम पे बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक फिर इसने घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो वायसराय था ये बोला। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे हुआ। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार बढ़ गया। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के बाद में वायसराय लॉर्ड लिटन लेटा, है ना, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ये वायसराय था, ये बना। ठीक है। ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक, साहित्यकार था। साहित्य में इसे ओवन मेरेडिथ कहा जाता है। किसको? लॉर्ड लिटन को ओवन मेरेडिथ कहा जाता है साहित्य में। ठीक है। लॉर्ड लिटन के टाइम पे बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग का गठन किया। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया। सन 1878 में लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोमप्रकाश को बंद करने के लिए। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर लेगी। ठीक है। पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। लॉर्ड लिटन के टाइम पे 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम, ठीक है, इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम पे पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। ठीक है। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की आयु 21 से घटाकर 19 कर दी। ठीक है। ठीक कहाँ है? 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1859 में आयु सीमा घटाकर 22 वर्ष और 1866 में घटाकर 21 वर्ष घटते जा रहे हैं हो गई। लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय की स्थापना की। ठीक है। तो लॉर्ड लिटन के बाद आया लॉर्ड रिपन। ठीक है, 1880 से 1884। इसने वर्नाक्यूलर एक्ट को रिमूव किया। रिपन ने रिमूव किया, लिटन ने लगाया वर्नाक्यूलर एक्ट और रिपन ने रिमूव किया। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाक्यूलर एक्ट को खत्म कर दिया। ठीक है। और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी जो अंग्रेजी और अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। सिविल सेवा में प्रवेश करने की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। लॉर्ड रिपन सब उल्टा कर रहा है। ठीक है। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है। तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। ठीक है। और क्या है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना स्टार्ट हुई। तब से लेकर हर 10 साल में जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। ठीक है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। लगभग 20% भारत का भाग छूट गया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से ज्यादा कार्य कराया जाना रोक दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है। और यह एक्ट है ना 1881 वाला, यह एक्ट चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं था। वाह बेटा, यहाँ पेलोगे, है ना।
लॉर्ड रिपन के टाइम पे शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित की हुई। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहते हैं ना, व्हाइट रेबेलियन, श्वेत विद्रोह बोला गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा है ना। फिर आया क्या, लॉर्ड रिपन के बाद आया लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 के बीच में। लॉर्ड डफरिन के टाइम पे तीसरा अंग्रेज बर्मा युद्ध 1885 से 1888 के बीच में हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड डफरिन के टाइम पे बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट, काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड डफरिन के टाइम पे 28 दिसंबर 1885 को बंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1856 के बाद से सब वायसराय बन रहे हैं। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 के बाद आया लॉर्ड लैंसडाउन। ये 1888 से 1894 के बीच में वायसराय था। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे हुआ। सन 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। काम कर ही कहाँ पाएंगे 11 घंटे, ज्यादा आधा दिन पेल रहा है। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई। देख ले भाई, सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे। लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई। अब लॉर्ड लैंसडाउन के बाद आया लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ठीक है, 1894 से 1899 के बीच में वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ये क्या बोला कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये बोला था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1895 से 1898 में मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। ये कोई मतलब नहीं है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 तक वायसराय था भारत का। अब लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद आया लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1899 से 1905 के बीच में लॉर्ड कर्जन आया। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने, यही वायसराय ना, लॉर्ड कर्जन ने लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम बनाया। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग और थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग, 1902 में सन एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। ये लॉर्ड कर्जन का चल रहा है। ठीक है, फिर से देख, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन स्कॉट की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, ठीक है, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग और 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग एवं सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया, 1904 में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। लॉर्ड कर्जन था 1899 से 1905 के बीच में वायसराय। ठीक है, तो क्या हुआ था, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित किया। ठीक है, सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम, ये पुराना वाला आर्कियोलॉजिकल वाला ना, तो प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 में ये आएगा भाई, यही इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक इमारत वाला। ठीक है, वायसराय लॉर्ड कर्जन। ठीक है, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम, जैसा वैसा। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1904 में सहकारी कोऑपरेटिव, ठीक है, सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर कर्जा देने की व्यवस्था की गई। लॉर्ड कर्जन ने कृषि बैंक भी खुलवाए। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1905 में पूसा, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1905 में पूसा बिहार में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना हुई। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे गुप्तचर विभाग की स्थापना हुई। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। किचनर परीक्षा को सैन्य प्रशिक्षण में शामिल करके लॉर्ड कर्जन ने युद्ध क्षमता को बढ़ाया सेना की। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बना।
लॉर्ड कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 का बंगाल विभाजन। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई थी। याद रखना, शिमला में की गई थी, शिमला हिमाचल प्रदेश में की गई थी। ठीक है, और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। ठीक है, सितंबर 1905 में उसे कर्जन सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। ठीक है, इस 1905 में बंगाल विभाजन वाले को। ठीक है, और क्या है, 1905 में बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। प्रांत को बंगाल को 2 प्रांतों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और असम प्रांत। दूसरा है पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका बनाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। ठीक है, पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका बनाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। ठीक है, और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर लॉर्ड कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया। ठीक है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के बाद आया लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ये द्वितीय है ना, सेकंड नंबर का मिंटो है। 1905 से 1910 के बीच में था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम पे ही आगा खां और सलीमुल्लाह ने ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। ठीक है, और 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम पे हुआ। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम पे 1907 में अंग्रेज और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच में बैठक हुई थी। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद आया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये सब सेकंड है ना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये 1910 से 1916 के बीच में था। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया की घोषणा की गई, रद्द करने की घोषणा की गई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई। ये सब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 के बीच के वायसराय का चल रहा है कांड। ठीक है, अब क्या है कि 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड से भाई बाल मुकुंद को फांसी हो गई। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे 18 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। सन 1916 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति, ठीक है, कुलाधिपति चांसलर नियुक्त कर दिया गया। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ तथा मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। सन 1916 में पूना में महिला सार्वजनिक सभा की स्थापना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुई, जो 1916 से 1921 के बीच में वायसराय था। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच में वायसराय था। ठीक है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे स्टार्ट हुआ। तीसरा अफगान युद्ध लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ। अब आया लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद आया लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 के बीच में। ठीक है, 1921 में मोपला विद्रोह लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे हुआ, वायसराय के टाइम पे हुआ। सन 1921 में एम एन रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1921 में भारत की यात्रा की और पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया उस टाइम पे, उस दिन में। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को काकोरी कांड 5 फरवरी 1922 को घटी चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ठीक है, चौरी चौरा कांड घटा 5 फरवरी 1922 को, जिसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को वापस ले लिया। भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने काम करना स्टार्ट कर दिया। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की। ठीक है, फिर 1923 में चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत था। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। लॉर्ड रीडिंग के टाइम के बाद आया लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 के बीच में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंक दिया गया। लाहौर जेल में जतिन दास को 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू किया। जतिन दास, ठीक है, भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उसकी मृत्यु हो गई। जतिन दास की मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल के कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव भी स्पष्ट दिख गया। सन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया उनको, है ना, और 25 जनवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन बिना कोई शर्त से उन्हें रिहा कर दिया। 12 नवंबर 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। अब लॉर्ड इरविन के बाद आया लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 के बीच में वायसराय था। लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे 1931 7 दिसंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया।
कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने कहा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की सफलता के बाद गांधी जी ने 30 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा का स्टार्ट हुआ 3 जनवरी 1932 को, ठीक है। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। दलितों को हिंदू से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान भी किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ कि पूना समझौता 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उनका अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया, प्रोविजन किया गया। गांधी जी बहुत दुखी हुए इससे और हटाने के लिए आमरण अनशन में बैठ गए। फिर एक समझौता हुआ जिसको पूना समझौता बोलते हैं, समझौता किया गया जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीट का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजित हुआ। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 में भूकंप आया। बिहार में 1934 में भयानक भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया, ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे, लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 था, ठीक है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की। लॉर्ड वेलिंगटन के बाद आया लॉर्ड लिन लिथगो 1936 से 1943 के बीच में पहली बार चुनाव कराया गया। लॉर्ड लिन लिथगो के टाइम पे कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा व उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र व असम में अपनी सरकारें बनाई, ठीक है। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई। इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा एक पार्टी बनाई, ठीक है। सन 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान शब्द की मांग की गई 1940 में, ठीक है। और प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खली कुज्मी ने उनका समर्थन किया। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया। सन मार्च 1942 में कृष्ण मिशन भारत आया। काल सदस्य थे, ठीक है। ठीक है। लॉर्ड लिन लिथगो 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध लॉर्ड लिन लिथगो के टाइम पे हुआ। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। लॉर्ड लिन लिथगो उस टाइम पे वायसराय था। मार्च 1940 में लीग में लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान शब्द की मांग की गई। प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया। अब फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खली कुज्मी ने इसका समर्थन किया। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, ठीक है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। भारत और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के लिए कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार हैं। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। ये सब लॉर्ड लिन लिथगो के टाइम पे है, ठीक है। लॉर्ड वेबल 1944 से 1947, लॉर्ड वेबल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। वायसराय वेबल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। लॉर्ड वेबल, ठीक है। 1945 में लॉर्ड वेबल, ठीक है भाई। लॉर्ड वेलिंगटन के बाद आए थे लॉर्ड लिन लिथगो। पहली बार चुनाव कराया गया लॉर्ड लिन लिथगो के टाइम पे। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। कांग्रेस ने ये क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से बिना पूछे झोंक दिया युद्ध में। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, ठीक है। लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा केंद्र शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार भी थे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर आया कौन, लॉर्ड वेबल, वायसराय लॉर्ड वेबल 1944 से 1947 तक। वेबल ने 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व का नेतृत्व अबुल कलाम द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। 1945 ये लॉर्ड वेबल चल रहा है ना। 1945 में बनी क्लीमेंट एक्ट की अध्यक्षता लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में प्रथम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों के केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% का प्रतिशत मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत बनाया गया।